नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी MiG-29 और जगुआर विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर पहुंची है, जहां वह 21 अप्रैल यानी आज ही के दिन से 8 मई 2025 तक आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेगी। इसमें भारत सहित अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब जैसे कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग, परिचालन ज्ञान और अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना है। झारखंड के सरायकेला खरसावां के जिलाधिकारी रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन दिल्ली में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। देश के 500 से अधिक प्रखंडों में से गम्हरिया प्रखंड को प्रथम स्थान दिलाने में डीएम की अहम भूमिका रही है। यह सम्मान सिविल सर्विस डे पर मिला, जिससे उन्होंने जिले की जनता को समर्पित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और बिजली बिलों में बचत करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी कर सकते हैं। सरकार 30 गीगावाट और ऊर्जा क्षमता विकसित करना चाहती है और सोलर पैनल पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। बिहार सरकार ने पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में 2 नए निदेशालय लोक स्वास्थ्य और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के गठन को मंजूरी दे दी है। इन निदेशालयों के संचालन के लिए 20,016 नए पदों को सृजन किया गया है और महालेखाकार से स्वीकृति मांगी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय की कुल संख्या 3 हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया एजी की स्वीकृति के बाद शुरू होगी, जिससे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। 21 अप्रैल यानी आज ही का इंडोनेशिया से सेरम द्वीप पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका केंद्र सुलावेशी के कोटामोबागो के पास 10 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होती है। इसी दौरान अफगानिस्तान में भी 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक महसूस किए गए। दिल्ली सरकार 22 अप्रैल को 320 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने जा रही है, जिससे राजधानी की परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। इन बसों को 70 से अधिक रूटों पर चलाया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य दिल्ली के रूट शामिल हैं। इनमें 244 मिनी इलेक्ट्रिक बसें और 80 स्टैंडर्ड साइज की बसें शामिल है। इसके साथ ही मोहल्ला बसों का नया नाम दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हील इंटरचेंज यानी देवी भी रखा जाएगा। अगर आपको no-reply@google.com से ईमेल आता है, जिसमें आपके जीमेल अकाउंट की एक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, तो घबराएं नहीं। यह एक फिशिंग स्कैम है जो असली गूगल सिक्योरिटी अलर्ट जैसा दिखाता है। इस ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसे ईमेल को रिपोर्ट करें और अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए 2FA सक्रिय करें। गूगल ने इस तरह के स्कैम से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जैसे कि एटीएम चार्ज में बदलाव। 1 मई 2025 से दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ जाएगा। पहले 17 रुपए में ट्रांजैक्शन होने वाला शुल्क अब 19 रुपए होगा, जबकि बैलेंस चेक करने का शुल्क 7 रुपए से बढ़कर 9 रुपए हो जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि एटीएम ऑपरेटर और व्हाइट लेबल कंपनियों में मेंटेनेंस खर्च बढ़ गया है। ग्राहक को अब मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद ज्यादा शुल्क देना होगा और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। बीसीसीआई ने अपने नए सेंट्रल कॉन्टैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें 34 खिलाड़ियों को जगह मिली है। ऋषभ पंत को ग्रेड ए में प्रमोशन मिला है, जबकि अश्विन, शार्दुल ठाकुर और कुछ अन्य खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इस लिस्ट में जगह मिली है। कुल मिलाकर ग्रेड सी में 4 और खिलाड़ी जोड़े गए हैं। इस बदलाव में बीसीसीआई के खिलाड़ियों को मिलने वाली सैलरी भी निर्धारित की गई। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को पहुंच हुई है। इस दौरान वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित भारत 2047 विषय पर भाषण देगी और निवेशकों और आईटी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेगी। इसके बाद वह वाशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों में भाग लेगी, जहां वह विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों से द्विपक्षीय चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव पर टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुनवाई के दौरान गवई ने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी का आरोप लग चुका है। गवई की यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक आरोपों का सामना हो रहा था।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू करते हुए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर छक्का मारा है, जिससे क्रिकेट जगत को चौंका दिया गया। यह सफलता रातों रात नहीं आई। उनके पिता संजीव ने उनके क्रिकेट सपनों को पूरा करने के लिए अपनी खेती की जमीन बेच दी। वैभव के कोच मनीष ओझा ने 10 साल की उम्र में उन्हें 600 गेंदों का सामना कराया और राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें आईपीएल नीलामी में 1.10 करोड़ रुपए से खरीदा था। रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान बैठने और सोने के नियम तय किए हैं। मिडिल बर्थ पर यात्री रात 10 बजे से 6 बजे तक ही सो सकते हैं और यदि लोअर बर्थ वाले यात्री मिडिल बर्थ को खोलने के लिए मजबूर करते हैं तो उन पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा साइड लोअर बर्थ वाले यात्रियों को दिन में साइड अपर बर्थ वाले को नीचे बैठने की जगह देनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना लग सकता है। 21 अप्रैल यानी आज ही को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किया है और वहां की कला और सांस्कृतिक संदेशों की सराहना की है। वेंस ने गेस्ट बुक में धन्यवाद लिखते हुए मंदिर की सुंदरता की प्रशंसा की। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और व्यापार, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेंस ताजमहल और जयपुर भी जाएंगे। शादी के सीजन में सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण लोग पुराने गहनों, सिक्कों और बाड़ को बेचकर नए गहने खरीद रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार 40 से 45% खरीदार अब पुराने गहनों को नए गहनों में एक्सचेंज कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों के चलते लोग गोल्ड की रिसाइक्लिंग करने का रुझान दिखा रहे हैं, जिससे मेकिंग चार्ज और जीएसटी का भुगतान करना पड़ रहा है। इस समय सोने में निवेश की मांग भी बढ़ी है। पोप फ्रांसिस, जो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिका लीडर थे, का निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया है। वे किडनी की बीमारी और डबल निमोनिया से जूझ रहे थे। वेटिकन ने एक वीडियो संदेश में उनकी मृत्यु की घोषणा की। पोप ने जमीन भर धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 2023 में पोप चुने गए। उनका अंतिम संस्कार सेंट पीटर्स बेसिलिका में होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। रानी मुखर्जी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 के साथ एक बार फिर से फैंस के दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार है। फिल्म का पहला लुक सामने आ चुका है, जिसमें रानी के हाथ में बंदूक थामे दिखाई दे रही। फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी गई है, जो होली के आसपास होगी। रानी की इस भूमिका को दर्शकों ने पहले भी सराहा है और अब वह तीसरे पार्ट के साथ वापस लौट रही। संघाई में सोने का पहला एटीएम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। यह मशीन 99.99% शुद्धता वाले सोने का वजन मापती है और संघाई गोल्ड एक्सचेंज की लाइव दर पर आधारित भुगतान करती है। ग्राहक इसे इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें सोने की शुद्धता की जांच, लाइव प्राइसिंग और बैंक ट्रांसफर की सुविधा है। यह मशीन अब तक चीन के 100 शहरों में लग चुकी है और सोने की कीमतों में वृद्धि के बीच यह तेजी से लोकप्रिय हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर है, जहां वह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर रियाद जाएंगे। यह उनका सऊदी अरब का तीसरा दौरा है। इस दौरे के दौरान वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि सऊदी अरब ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सऊदी अरब के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। 21 अप्रैल यानी कि आज भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे निफ्टी बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। यह लगातार 5वां दिन है जब एसबीआई के शेयर में तेजी देखी जा रही। इससे शेयर अब 822.5 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं, जो अपने 52 हफ्ते के हाई 912 रुपए के करीब है। निवेशकों का ध्यान एसबीआई के Q4 नतीजे पर है और इसके शेयर ने पिछले महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। चीन ने उन देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के दौरान उसे तुष्ट कर रहे हैं। चीन का कहना है कि ऐसे समझौते उसी हितों के खिलाफ होंगे और वह कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बीजिंग ने वाशिंगटन के साथ समझौता करने वाले देशों से कहा है कि स्थायी स्वार्थ की तलाश में अपने दीर्घकालिक हितों को ना खोए, क्योंकि इस तरह के समझौते अंततः विफल होंगे और सभी पक्षों को नुकसान होगा। इंडिया गॉट टैलेंट केस में कॉमेडियन समय रैना की मुश्किल बढ़ गई है। दिव्यांगता और गंभीर बीमारी पर की गई टिप्पणी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस क्लिप को रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें एक अंधे व्यक्ति और एक गंभीर बीमार शिशु का मजाक उड़ाया गया था। एसएमए फाउंडेशन की याचिका में ऑनलाइन कंटेंट पर नियमन की मांग की गई है ताकि दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री रोकी जा सके। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 2 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। अब स्वास्थ्य में सुधार के
बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 मई को सिंगापुर के डॉक्टरों से चेकअप के बाद वे पटना लौटेंगे। अस्पताल में भर्ती के दौरान कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की, जिनमें राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी शामिल थे, जिनकी पार्टी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। लालू फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उम्मीदें बनी हुई है। संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से ईपीएस की 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। विचार समिति ने ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा करने का सिफारिश किया है। मूल्य वृद्धि और महंगाई के चलते पेंशन बढ़ने की मांग और पकड़ रही है। बिहार में पहली बार नमो भारत रैपिड रेल यानी वंदे मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। यह अत्याधुनिक ट्रेन 24 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा झंझारपुर दौरे के दौरान हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी। ट्रेन पटना के जयनगर तक दरभंगा, मधुबनी, मोकामा होते हुए चलेगी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन में विमान जैसी सुविधाएं होगी और इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अभी संचालन की आधिकारिक पुष्टि बाकी है। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष इतिहास रचते हुए इसरो के SPA-DEX मिशन के तहत दूसरी बार 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक स्पेस में डॉक किया है। यह उपलब्धि भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा करती है। मिशन का उद्देश्य स्पेस डॉकिंग, सैटेलाइट सर्विसिंग और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखना है। यह मिशन PSLV C60 से 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था और URSC समेत इसरो के विभिन्न केंद्रों ने इसे मिलकर सफल बनाया। नए वित्त वर्ष में बीमा प्रीमियम बढ़ाने की संभावना है। यदि वाहन मालिक के पास पिछले वर्ष के 2 से अधिक लंबित चालान है, प्रस्तावित मसौदे के अनुसार ऐसे मामलों में प्रीमियम 10 से 20% तक बढ़ सकता है। हालांकि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है और इसमें कई तकनीकी और कानूनी चुनौतियां हैं, जैसे डाटा गोपनीयता, राज्य स्तरीय डाटाबेस का एकीकरण और बीमा कंपनी की ई-चालान तक सीधी पहुंच सकती है। प्रस्ताव का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देना है। मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतें फिर बढ़ सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ पड़ेगा। पिछले साल जुलाई में टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद अब नवंबर-दिसंबर 2025 में फिर से दाम बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया 2027 तक जारी रह सकती है। 5G नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और तकनीकी निवेश के खर्च की भरपाई कंपनियां उपभोक्ताओं से कर रही है। इससे डिजिटल सेवाएं गरीब और मिडिल क्लास के लिए लग्जरी बनती जा रही है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बेहद उपयोगी फीचर्स है एडिट मैसेज। इस फीचर्स की मदद से आप भेजे गए मैसेज को 15 मिनट के भीतर एडिट कर सकते हैं। अगर गलती से कुछ गलत भेज दिया हो या कुछ सुधारना हो तो मैसेज डिलीट करने की बजाय आप उसे सीधे एडिट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके मोड में जाकर के एडिट ऑप्शन चुनें और गलती सुधार ले। यह फीचर्स खासकर बेइज्जती से बचाने में मदद करेगा। 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर के दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में विरोध गहराता जा रहा है। राज्य सरकार इसे हिंदी थोपने की कोशिश मानती है, जबकि केंद्र इसे शिक्षा में विविधता और एकरूपता लाने वाला कदम बताता है। NEP 2020 में लचीलापन होने के दावे के बावजूद तमिलनाडु जैसे राज्यों की चिंताएं बरकरार है। भाषा विवाद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर गहराई से जुड़ा है, जिससे सहयोगात्मक संघवाद के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद राजा, दीपक कुमार, दिलीप कुमार, वरुण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राम बाबू, मनोज कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।